का सम्मान भी है इस नए भारत में। और इस नए भारत को अंदर हम देख सकते हैं, इस नए भारत को जब हम देख रहे हैं, उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सबको भी तय करना है। मोदी जी ने देश के अमृत काल के प्रथम वर्ष में देश को विकसित भारत की एक संकल्पना दी है। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब गौतम बुद्ध नगर जनपद अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे आएगा। हमें इस बात की खुशी है, हमारे जनप्रतिनिधिगण मंच पे हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायकगण हैं, और सचमुच उन्होंने एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में जो अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को साबित किया, और दुनिया के लिए, देश के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद की है। एक बड़े प्रतिष्ठान का यहां पे उद्घाटन था। कोरोना कालखंड के दौरान वह जमीन आवंटित हुई थी, और जमीन आवंटन होने के बाद वह 2022 के अंत में मेरे पास आए कि हमें अपने इस बड़े प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा सेंटर, हजारों करोड़ रुपए जिसमें लगे हों, वह तैयार हो गया। मैंने कहा भी मैं रिपोर्ट भी ले लेता हूं, आपने मुझे अपना इनविटेशन दिया है और ये इनविटेशन आपने मुझे दिया है तो मैं इसको एक बार देख लेता हूं। मैंने रिपोर्ट मांगी, मुझे आया कि हाँ साहब ये बन के तैयार हो चुका है, और इसके आने के बाद 40,000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज इसके साथ ही आ जाएंगे, और हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा भी ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, इसमें एक काम करना कि मेरे आने के पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए आमंत्रण जरूर दीजिए। तो चौंका, कहा जनप्रतिनिधि? मैंने कहा हाँ, वहां के माननीय सांसद होंगे, माननीय विधायकगण होंगे। कहा क्या गौतम बुद्ध नगर में भी, गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी सांसद विधायक हैं? अरे हमने कहा क्या गौतम बुद्ध नगर जनपद क्या किसी और जिले का है? वो आके मेरे सामने इस बात को कहे साहब मैं भौचक हूं, मेरी पूरी जिंदगी जिस राज्य में और जिस क्षेत्र में व्यतीत हुई, अगर वहां इतना बड़ा निवेश मैं करता तो अब तक लोग मेरा जीना हराम कर देते। और गौतम बुद्ध नगर जनपद में न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई अन्य पदाधिकारी, कोई भी मेरे पास कहने के लिए नहीं आया कि इस कार्य में मैं इसको लूंगा, मेरे लोग यहां रहेंगे, फलाना वहां रहेंगे। हर व्यक्ति इस बात के लिए प्रफुल्लित है कि एक नया निवेश हमारी जनपद में आया है, और मेरे देश के लोगों को, मेरे प्रदेश के नौजवानों को यहां नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। यह है सकारात्मक योगदान। और जो सकारात्मक माहौल बना, आज उसी का परिणाम है गौतम बुद्ध नगर जनपद की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम देश के अंदर सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाले जनपदों में से एक है। मित्रों, जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनकर के चुने जाते हैं, तब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल पैदा होता है। और जब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल बनता है तो जीडीपी ग्रोथ करती है, और पर कैपिटा इनकम में भी इसी प्रकार से वृद्धि होती है, जैसे गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर हो रही है, हुई है, और वह देश के सामने एक मानक बढ़ा है। आज कौन नहीं जानता है, पहले यहां जो था भी किसी समय का निवेश, वह पलायन करता था, और पिछले 7 वर्ष में अन्य राज्यों से निवेश यहां आ रहा है, अन्य देशों से निवेश यहां आ रहा है। और यहां के निवेश का वातावरण देश के अंदर जो मोदी जी ने बनाया, उसी का परिणाम है कि आज यहां पे एक से एक बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जो आज
यहां पर देश की प्रगति के लिए और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो हम कह रहे हैं कि 2027 तक मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, तीसरे कार्यकाल के प्रथम 3 वर्ष में ही भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी का नेतृत्व स्थापित करेगा और उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जनपद की होने जा रही है। आज आप देख रहे हैं ना, यहां पे निवेश भी आ रहा है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी आप यहां पर दे रहे हैं जेवर के नाम पर। 2017 के पहले जेवर नाम से लोग कांपते थे, किसानों के आंदोलन के कारण भी और अन्य कारणों से भी। मुझे याद है 2017 में जेवर में एक बड़ी विभत्स घटना घटित हुई थी। जुलाई का महीना था, मैं कुशीनगर जनपद के दौरे पे था। अचानक इस प्रकार का मेरे पास मैसेज मिला कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। मैं चौंका। मैंने वहां के विधायक को फोन किया। मैंने कहा, धीरेन्द्र जी, ऐसा ऐसा कोई घटना आपके यहां घटित हुई है? उन्होंने कहा, हाँ घटना घटित हुई है, मैं मौके पे हूं। मैंने कहा, इससे माहौल खराब हो जाएगा वहां। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पीड़ित से मिल चुका हूं, आपकी मैं एक बार बात करा। उन्होंने कहा, पीड़ित लोगों से मुझसे बात कराएंगे टेलीफोन से? उन्होंने कहा, आप चिंता मत करिए, सब लोग हमारे उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैंने कहा, इसमें कोई संदेह? कहा, नहीं संदेह तो नहीं है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि मिल जाए। और उसी समय हमने संकल्प किया था कि भाई जेवर क्षेत्र में जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था, नहीं हो पाया। अब देखिए, लोग बोलते थे यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, कोई बनाने की सोच नहीं पाता था, हिम्मत नहीं ले पाता था, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ थे। हर व्यक्ति एयरपोर्ट के नाम पर जो करना चाहता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों ने कहा, नहीं बनेगा तो जेवर में ही अब बनेगा, और उसके बाद हम लोग लेके आए थे। आपने देखा होगा, आज एयरपोर्ट बन रहा है और ये एयरपोर्ट तो निवेश ला ही रहा है, लेकिन आने वाले समय एयरपोर्ट को चलने दीजिए। कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि करने वाला है। ये अकेले एक एयरपोर्ट। और अब तो यहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, अब यहां पे फिल्म सिटी भी बन रही है। अब यहां पर यानी जो कभी कल्पना थी, आज वह इस जनपद के माध्यम से न केवल प्रदेश लगा। मैं उस दिन आ नहीं पाया, मुझे यहां आना था, लेकिन चूंकि 3 बजे चुनाव आयोग की बैठक शुरू हो गई, तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे बीच कार्यक्रम से उठना पड़े। और मैं इसीलिए मैंने कहा, कार्यक्रम आपका जरूर रहना, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जनता को वहां का अधिकार मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की जो मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और परिणाम था, जब मैं अगले दिन पेपर की पट्टिंग में मंगा के देखा, मैंने कहा, देखा किसी को 27 साल के बाद, किसी को 25 साल के बाद, किसी को 23 साल के बाद, किसी को 21 साल के बाद उनका मकान का अधिकार मिला। उन लोग चेहरे की खुशी देखने लायक थी उस समय। और हम लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या? जनता जनार्दन खुश है, हम लोग खुश हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है। एक कॉमन मैन खुश है तो हम खुश हैं। लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्या डर नहीं लगता? मैं कहता हूं, जब पब्लिक सुरक्षित अपने को महसूस करे तो मेरी सुरक्षा उसी में नहीं होती। और इसीलिए यह कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ सरकार कर रही है, आप सबके सामने है। एक तरफ वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे, और दूसरी तरफ ये सरकार है जो कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा शानदार तरीके से चला देती है। अंतर है। देखो, केवल सोच का अंतर है। उनको कर्फ्यू प्यारा था, लेकिन हमें कर्फ्यू नहीं, हमें तो जनता की खुशहाली प्यारी है। जनता जनार्दन जिसमें खुश रहे, जिसमें वो सुरक्षित रहे, जिसमें वो समृद्धि की ओर अग्रसर होगी,
और उस कार्य को करने के लिए हम लोग आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सब कार्य देश के अंदर हो रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई सोचता है? कितना बड़ा कार्य हुआ है। हमने अकेले उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को एक एक आवास दिए हैं। 56 लाख गरीबों को। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा। 25 करोड़ गरीब देश के अंदर ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, और प्रदेश के अंदर 6 करोड़ गरीब ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया। नहीं तो 2014 के पहले क्या था, एक कनेक्शन लेने के लिए हजारों रुपया भी खर्च होता था, और रुपया खर्च अलग होता था। पर्व और त्योहार के दिन अगर एलपीजी का सिलेंडर खाली हो गया और सिलेंडर के साथ सारा परिवार का पर्व और त्योहार का जो मजा था वो फीका हो जाता था, क्योंकि रसोई गैस का सिलेंडर, रसोई गैस है ही नहीं घर में। कैसे घर में कोई कुछ बनाएगा? ये सारे फीके हो जाते थे। और अगर कोई जबरदस्ती करता था कि नहीं हमें रसोई गैस चाहिए, तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, लेकिन पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था। लेकिन आज देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस की कनेक्शन भी मिले हैं, और साथ साथ जब मर्जी तब आप रसोई गैस के सिलेंडर ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। इसलिए सरकारों ने बांध दिया था कि साल में 6 देंगे। यानी जैसे कोटा सिस्टम इन्होंने लागू कर दिया था पूरे देश के अंदर। देश को इसी ढंग से चलाया जा रहा था। देश को कुछ लोगों ने अपनी पपौती बना के रख दिया था। इससे देश नहीं चलता है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रह रहे हैं, और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हमारी प्रतिबद्धता है। इन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए हम सबको कार्य करना है, और इस दृष्टि से आज मुझे आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वैसे भी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला जनपद है। आज मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि जो माहौल बना है, चुनाव के दौरान बहुत कठिन होता है एक सांसद पद के प्रत्याशी के लिए कि वह घर घर जा सके। इस बार तो जो पहल डॉक्टर महेश शर्मा जी ने की, बहुत सारी सोसाइटी में भी पोलिंग बूथ बन गए होंगे, और मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद में बधाई दूंगा आपको महेश जी, और गौतम बुद्ध नगर जनपद की जनता जनार्दन को भी मैं इसके लिए बधाई दूंगा कि उनको ये सौगात मिल गई है। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गौतम बुद्ध नगर जनपद में कार्य लागू हुआ कि जो बहुत दूर दूर तक लोग जाते थे, और इसलिए पोलिंग परसेंटेज पे ध्यान देना होगा। यद्यपि दूसरे चरण में ही आपका चुनाव है, लेकिन फिर भी पहले चरण में पहले दिन, उस दिन का संकल्प ही हमारा पहला है कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनना और मतदान करना। ये पहला कार्य हमारा होना है, और उसके लिए सोसाइटी में तो ये अवसर मिला ही है। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, ये समस्या नहीं देती है, समाधान पर विश्वास करती है। और समाधान के लिए भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत और एक ग्लोबल लीडर भारत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए आप सबको डॉक्टर महेश शर्मा बनना पड़ेगा। रिकॉर्ड वोटों से डॉक्टर महेश शर्मा जी को चुनाव जिताने के लिए लगना पड़ेगा। कोई भी अति आत्मविश्वास का भाव नहीं होना है। युद्ध और चुनाव दोनों पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता के साथ लड़े जाने चाहिए, पूरी मजबूती के साथ लड़े जाने चाहिए। हम उसी सतर्कता और सावधानी का परिचय देते हुए एक एक वोट डॉक्टर महेश शर्मा जी को दिलवा करके 80 उत्तर प्रदेश के अंदर 80 मनकों की जो माला मोदी जी के गले में पड़नी है,
उसमें से गौतम बुद्ध नगर जनपद की जो माला होगी सर्वाधिक वोटों की होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा निवेश भी और सबसे अधिक आर्थिक प्रगति के साथ साथ सब कुछ आपको मिला है। मेट्रो आपको मिल गई, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी आपको मिल गया, एयरपोर्ट भी आपको मिल गया, फिल्म सिटी भी आपको मिल गई, मेडिकल डिवाइस पार्क भी मिल गया और सबसे ज्यादा निवेश के साथ साथ सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला जनपद भी गौतम बुद्ध नगर जनपद बन गया है। तो इन सभी उपलब्धियों के लिए केवल आपसे यही अपेक्षा रखेंगे कि अगर हम लोगों ने आने का अभिशाप को तोड़ा है तो आपको चुनाव बूथ पर जाने के अभिशाप से भी अपने को अलग करना पड़ेगा कि हम जाएंगे जरूर। गर्मी होगी, सर्दी होगी, बरसात होगी, कुछ भी होगा, हम पोलिंग बूथ पर जाएंगे और प्रत्येक जनता जनार्दन से यही अपील करनी है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग जाकर के देश के लिए करना है। मोदी जी ने निस्वार्थ भाव के साथ देश के लिए, देश की सेवा का जो कार्य किया है, इसके लिए अपने आप को लगा करके कार्य करना है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए कार्य करना है। इस अपील के साथ मेरी आप सबसे अपील होगी कि आप सभी प्रबुद्धजन, यहाँ पे इंडस्ट्री से भी लोग आए हैं, व्यापार मंडल से भी आए हैं, अधिवक्ता समुदाय है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे सभी विद्वान लोग हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी स्वयं चिकित्सक हैं, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम हमारे प्रबुद्ध जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबसे मैं अपील करूंगा, आप सब भी अपनी अपनी टोली लेकर के 2 विधानसभा हमारी जनपद बुलंदशहर में पड़ेंगी और 3 विधानसभा इस जनपद में पड़ेंगे। इन सभी जनपदों में हम लोग जा करके इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी अपनी टोली को ले जाकर के एक एक व्यक्ति से अपील करेंगे और भारी बहुमत से डॉक्टर महेश शर्मा को विजयी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं वासंती नवरात्रि और रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।